फ्रेंड्स, आप सभी का ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आवेश के मूलभूत गुण, आवेश क्या होता है और आवेश को प्रभावित करने वाली उसकी 3 विधियां हैं। वो हमने घर्षण, चालन और प्रेरण पर डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम का नियम पर सर्वप्रथम। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम क्या है। कूलॉम एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिसने अपना एक नियम दिया है। दोस्तों, वो नियम क्या है पहले आप सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिए। कूलॉम का नियम सर्वप्रथम तो 2 आवेशों के मध्य लगता है। किन के मध्य लगता है? 2 आवेशों, वो भी स्थिर और बिंदुवत आवेश होंगे, उनके मध्य लगेगा। उन दोनों के मध्य लगेगा। उनके दोनों आवेशों के तो गुणनफल के समानुपाती वह बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। दोस्तों देखिए, कूलॉम का नियम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य किन्हीं 2 स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण भी हो सकता है और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस नियम के अनुसार किन्हीं तो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने आवेश? 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं हम अब कूलॉम का नियम। इस नियम को दोस्तों आप वेरी मोस्ट भी लगा लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अब कूलॉम का नियम किन किन के मध्य लगेगा? 2 स्थिर आवेश। मान लीजिए ये 2 स्थिर आवेश है, ये है Q1 और ये है Q2। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और बीच की दूरी, मान लीजिए आपने इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली है? R मान ली है। आवेशों की दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली है? R। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों सभी बल को हम F से डिनोट करते हैं। F प्रोपोर्शनल टू दोनों आवेशों के गुणनफल। आवेश कितने हैं? दोनों Q1 और Q2। दोनों आवेश के तो क्या है? गुणनफल के तो समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां से जो ये व्युत्क्रमानुपाती यानी ये कांस्टेंट है, ये जो चिन्ह है समानुपाती का, इसको हटाने के लिए आपको क्या एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। उस कांस्टेंट का नाम है F बराबर के Q1 Q2/r²। R क्या है? बीच की दूरी। Q1 व Q2 क्या है? आवेश है। K क्या है? कूलॉम स्थिरांक या नियतांक है।
तो ये आपका सूत्र हो गया F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो दोस्तों F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कूलाम का मात्रक यानी कूलाम का जो बल है उसका मात्रक न्यूटन, बल का हमेशा न्यूटन मात्रक होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या है, नियतांक है। यहाँ पर Q1 व Q2 क्या है? स्थिर। Q1 व Q2 दो आवेश है। अब आपको यहाँ पर ये जो K है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कभी भी आप इसमें ज्ञात कर सकते हो मान। तो इस K का वैल्यू ज्ञात करने के लिए K का SI मात्रक, इसके साथ में आपको मात्रक भी बता देता हूँ इसका मात्रक क्या होता है। देखिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो आप K बराबर निकालोगे तो K बराबर क्या, तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए K बराबर F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। यहाँ से यदि मैं मात्रक निकालता हूँ K की ये वैल्यू आती है, तो K का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए K का मात्रक हो जाएगा आपके पास, K बराबर क्या होता है? K F बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को N से प्रदर्शित करते हैं। R क्या है? दूरी। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर। तो स्क्वायर है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। Q कितना है? आवेश। तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? हमने पिछले वाले लेक्चर में समझ लिया है, कूलाम से। तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये तो इसका क्या है? मात्रक है। और यदि के में मान की बात करूं तो K का मान होता है, K की आप वैल्यू या मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो इसका क्या हो गया? SI मात्रक हो गया। और यदि मैं इसकी वैल्यू आपको कभी भी क्वेश्चन में रखनी है तो वो रखना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो इसका हो गया SI मात्रक। यदि मैं इसकी CGS मात्रक की बात करूं, यानी CGS मात्रक, CGS यूनिट की बात करूं, तो CGS यूनिट कितना हो जाएगा इसका? न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डाइन से प्रदर्शित करते हैं। डाइन हो जाता है, न्यूटन को प्रदर्शित करते हैं डाइन, DYNE। मीटर को किससे, यानी दूरी को किससे? मीटर से। तो यहाँ से हो जाएगा सेम स्क्वायर। और कूलाम है आवेश। आवेश को तो किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को प्रदर्शित करते हैं CGS पद्धति में होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम इसका क्या है? स्क्वायर है। और जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी इसकी CGS यूनिट 1 होती है डाइन इंटू सेमी स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर। और यदि जो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये क्या है? CGS वो ऐसा वैल्यू है। ये आपको याद रखनी है, ज़्यादा आपके काम यही आएगी और ये काम ही नहीं आएगी, लेकिन आपको याद रखना डाइन इंटू सेमी स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम। तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि नहीं दो स्थिर बिंदुवत आवेश होंगे, उनकी बीच की दूरी r है। तो आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मात्रक हो गया। अब यदि मैं यहाँ से जो K है, K की आपके पास ये वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके अलावा आपको देखिए जो K है वो K की दो वैल्यू होती है। K के अलावा एक वैल्यू होती है, उसके अलावा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी होती है। वो 4 पाई एप्सिलॉन नोट यदि हमारे को कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि यदि आपके पास एप्सिलॉन नोट इतना है तो उसके लिए K की वैल्यू ज्ञात कीजिए, नियतांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ जो एप्सिलॉन इसका चिन्ह को, यानी इसका अर्थ है एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है आपके पास निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। और यदि आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, पहले तो मैं इसकी एप्सिलॉन नोट की बात कर लेता हूँ। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? देखिए एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अब इसके अलावा ये तो इसकी वैल्यू होती है, लेकिन इसके साथ हमें मात्रक लिखना होता है। मात्रक नहीं लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो मात्रक कैसे लिखोगे? देखिए
इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ देखिए, एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई के, ठीक है, ये लिख सकते हो। 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1 के का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इधर आपके समझ में आ गया होगा इसका मीन्स। इसके बाद में बात करूं, यदि आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की जगह यदि माध्यम दे रखा हो तो के बराबर होता है 1/4 पाई, उसे कहते हैं ओनली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट न कहकर इसको ओनली एप्सिलॉन कहते हैं। तो इसका जो यहाँ जो एप्सिलॉन है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। अब आपको पता होनी चाहिए विद्युतशीलता क्या है, वो देखिए कूलाम का नियम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। देखिए अगली हेडिंग है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता को आप परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे विशिष्ट प्रेरणिक धारिता भी कह सकते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता के आपके पास 3 नाम होते हैं, वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक और विशिष्ट प्रेरणिक धारिता। तीनों एक ही होते हैं, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या है, विद्युतशीलता क्या है। आपेक्षिक विद्युतशीलता है निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ लिखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है। 1 नंबर का पूछा गया विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसके अलावा परावैद्युतांक की भी आ जाए तो यही लिखना है, विशिष्ट प्रेरणिक धारिता की आ जाए तो यही लिखना है, विद्युतशीलता कहते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को आप डिनोट करते थे, सॉरी यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं, यानी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। आप यहाँ लिख देना सिग्मा बराबर माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नोट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेता है। वर्ष 2020 में जो क्वेश्चन यहाँ से आया है दोस्तों, वो क्वेश्चन इस प्रकार का न आकर क्वेश्चन ने बोल दिया यहाँ पर कि निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा हो जाएगी एप्सिलॉन आर। यहाँ से आप देखिए निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, निर्वात एप्सिलॉन नोट है तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगी आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर।
यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और यदि क्वेश्चन ये नहीं आकर, यदि क्वेश्चन आ जाए माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात ज्ञात कीजिए, यदि माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को पूछ ले आपको, माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात यानी जो एप्सिलॉन है वो पूछ ले, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इस फॉर्मूले से तीनों क्वेश्चन पूछेगा। बोर्ड परीक्षा लेने वाला कैसे भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। वर्ष 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपेक्षिक विद्युतशीलता में भी पूछा गया निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा। स्टूडेंट रट के जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या विशिष्ट प्रेरणिक धारिता, इसको लिख देता है, जबकि आपको यहाँ पर ओनली दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि निर्वात या वायु के लिए विद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर बराबर 1 होगा, वो किसके लिए होगा, निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर 1 होगा। और यदि एप्सिलॉन आर बराबर अनंत पूछ ले तो वो होगा धातुओं के लिए, धातुओं के लिए। अब धातु में कौन सी भी धातु आ जाए, लोहा ले लो, तांबा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, यानी लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, एयर ले लो आप, इन तीनों को एप्सिलॉन आर यदि आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता कह दे तो आपको लिखना है अनंत, यानी अपरिभाषित, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि पूछ रहे निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले इसके अलावा जो इन दोनों के अलावा अधात्विक या कुछ भी बच गए, उसका मान होता है 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में दे सकता है यदि माध्यम की विद्युतशीलता 10 हो, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है एप्सिलॉन बराबर यानी माध्यम की विद्युतशीलता बराबर 10 है, तो वहाँ पर आप क्या ज्ञात करोगे, निर्वात या वायु के लिए विद्युतशीलता ज्ञात करोगे। एप्सिलॉन दे रखा है, तो अब आपको एप्सिलॉन आर बराबर कह रखा है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता ज्ञात करो। विद्युतशीलता है निर्वात या वायु की ER है, तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आपको वहाँ पर मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नोट क्या दे रखा है, एप्सिलॉन 10 दे रखा है, ये मान लीजिए। तो आपको एप्सिलॉन नोट ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोल, तो आपको तो फॉर्मूला क्या लगाना है, एप्सिलॉन आर बराबर लगाना है, एप्सिलॉन आर बराबर लगाना है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी माध्यम अपॉन निर्वात। तो निर्वात की कितनी हो जाएगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 बराबर सिग्मा कितना होता है, 10 दे रखा है। निर्वात की क्वेश्चन में पूछ रखा है तो सिग्मा, तो सिग्मा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट, सॉरी सिग्मा नहीं है एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा 10। और इसका मात्रक क्या होता है वो लिख दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि आपको पूछेगा डायरेक्ट निर्वात या वायु के लिए और आपेक्षिक विद्युतशीलता का, यहाँ से इसको जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम आगे, अगला है आपके पास, यदि आपको बल ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, माध्यम में ज्ञात करना है। नोट लगा के लिख लीजिए फॉर न्यूमेरिकल, यहाँ लिख लीजिए ओनली फॉर न्यूमेरिकल, यानी आंकिक प्रश्न के लिए आपका बल कितना होता है, बल Fm बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है, K/Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। यदि माध्यम के लिए पूछे, यानी माध्यम के लिए बल, माध्यम के लिए पूछे तो आप उसे लिख दोगे Fm,
माध्यम के लिए पूछ लेता है तो के का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का ऐसे तो होता है निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यदि पूछ ले क्वेश्चन में माध्यम के लिए तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये होता है माध्यम के लिए। यदि आपको माध्यम के लिए क्वेश्चन में बोल दिया है और अब आपको ये ज्ञात करना है तो आप इससे ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा हमने पढ़ा है एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट माध्यम की दे रखा हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपको यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है आपेक्षिक विद्युतशीलता दे रखा है और निर्वात की विद्युतशीलता दे रखा है, तब आपका एप्सिलॉन क्या होगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, देखिए अब आपका FM देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको अलग रख दीजिए और यहाँ से कितना बच गया 1/एप्सिलॉन आर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो के। तो फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर क्या होता है, आपके पास हो जाएगा FM बराबर F निर्वात। क्यों, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट लिया जाता है अपॉन 1/एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर हो जाएगा। कैसे हुआ, मान लीजिए आप इसे 1/एप्सिलॉन आर लिखते तो यह यहाँ पर आ गया। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा माध्यम का बल ज्ञात कीजिए, यदि निर्वात में बल इतना है तो फिर इतना दे रखा है, एप्सिलॉन आर का आपको मान देगा। तो क्या करना है, देखिए जो है माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। फॉर्मूला ये लगाना है, यदि आपको अपेक्षित विद्युतशीलता दे रखा है, अपेक्षित विद्युतशीलता दे रखा है और आपको ज्ञात करवा रहा है माध्यम का, तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वो रख देना है। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। न्यूमेरिकल के लिए है ओनली। अब आपका कूलम पर आपने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अब आपको कोई सा भी वैज्ञानिक हो उसकी कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। तो अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कूलम के नियम की सीमाएं या कमियां क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए कूलम के नियम की सीमाएं या कमियां वो क्या है। तो नंबर 1 आपने परिभाषा में पढ़ा है, वहां से ही बना लो कि कूलम का नियम किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से लिखिए कूलम का नियम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। आवेशों के लिए ही लागू होता है। परिभाषा से बन गया। इसके अलावा क्या है, कूलम का नियम कब लागू होता है, तो देखिए कूलम का नियम तभी लागू होता है जब आवेशों के बीच का माध्यम समरूप हो, यानी समान प्रकार का हो।
ये तो आपको याद ही करना है, इसमें कोई समझने की ज़रूरत है, कूलाम के नियम में समझने की ज़रूरत थी जो आपको समझा दिया गया है। कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब आवेशों के बीच का माध्यम समरूप हो। इसके अलावा नंबर 3 पर क्या है, कूलाम का नियम केवल 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए लागू होता है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर पर तक नाभिकीय बल प्रभावी होता है। कूलाम का नियम तभी लागू होता है यह तो आपको याद करना पड़ेगा, जब आवेशों के बीच की दूरी (10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो। अब आपको कभी परीक्षा में पूछ लीजिए कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर 15 मीटर तक कौन सा बल प्रभावी होता है? नाभिकीय बल प्रभावी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम कब लागू होता है? स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आवेशों के बीच का माध्यम समरूप, इसके अलावा तभी लागू होता है जब आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से दूरी अधिक हो। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर पर नाभिकीय बल प्रभावी, और जब नाभिकीय बल प्रभावी रहता है तो वहां पर कूलाम का नियम काम नहीं करता है। ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है, कारण बताइए। तो आपको कारण ओनली ये बताना है कि 10⁻⁻15 मीटर तक नाभिकीय बल प्रभावी होता है। यही कारण है कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे है कूलाम के नियम का सदिश रूप, कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है बहुत छोटा। देखिए, अब आगे देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप, कि कूलाम के नियम ने किस प्रकार रूप दिया अपना, कैसे दिया। कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ इसे कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब देखिए, आप पहले कूलाम का नियम किस पर लगता है? स्थिर व बिंदुवत आवेश ले लीजिए। मान लीजिए आपने दो आवेश ले लिए, स्थिर व बिंदुवत आवेश, ये है Q1 और Q2। इस आवेश को मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए R है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। अब जो Q2 आवेश है और जो Q1 आवेश है, उससे के मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसको अपन ने नाम दे दिया है O, और यहाँ से इस के बीच की दूरी है वो है R1, और यहाँ से जो यहाँ तक के बीच की दूरी है उसको मान लीजिए आप R2। ये है दोनों के बीच की दूरी R, और ये एक है R1 और R2 है। तो देखिए, अब जो Q2 आवेश है उसके कारण बल लगता है Q1 पर इधर की ओर, और जो Q1 आवेश है उसके कारण बल लगता है इधर की ओर, क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर Q2 आवेश है, Q2 आवेश को आपने इधर की ओर Q2 का किस पर, Q1 की ओर बल लग रहा है। अब Q2 पर आवेश मान लीजिए आपने मान लिया F बल लग रहा है। किस पर लग रहा है? मान लीजिए यहाँ पर एक बल लग रहा है F। वो किसकी ओर लग रहा है? F2 से किसकी ओर लग रहा है? F1 की ओर।
तो F2 से F1 की ओर बल लग रहा है, यानी F2 से F1 पर, यानी इसको आप क्या बोलोगे, F21 को बोलोगे F2 से F1 पर बल लग रहा है। F31 को बोलते हैं F3 का F1 पर बल लग रहा है। और जो इसके बीच की दूरी है उसको भी आपने मान लिया R21 कैप। कैप का अर्थ होता है एकांक सदिश, जो यहाँ पर है एकांक सदिश दोस्तों। और जो यहाँ पर इसका बल लग रहा है Q1 का Q2 पर, उसको आपने मान लिया F12। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह क्यों लगा है। बल एक सदिश राशि है, जिसके ऊपर सदिश राशि है उसके ऊपर तीर का चिन्ह से प्रदर्शित डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये है दूरी एकांक रूप की सदिश होती है। एकांक सदिश का सूत्र होता है आर के बराबर आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड। ये आप वेक्टर में मैथमेटिक्स में आगे चैप्टर नंबर 13 पर डिस्कस करोगे। एकांक सदिश सदिश पर क्या है, और सदिश आपने कक्षा 11 में भी डिस्कस कर लिया है। बाकी मैथ का आप वेक्टर नंबर 13 पर। अब किस पर लग रहा है, R1 दूरी से R2 दूरी पर लग रहा है। R12 से R12 पर लग रहा है और ये R21 पर लग रहा है। यदि मैं इसके अलावा बात करूं कि F2 का F1 पर बल कहाँ लग रहा है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F21, इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। F2 का F1 पर बल लग रहा है। कैसे बोला जाता है, F2 का F1 पर बल लग रहा जाता है, यहाँ F1 का F2 पर बल लग रहा है, वो भी प्रतिकर्षण रूप में बल लग रहा है। यहाँ पर यदि आपको चित्र समझ में आ गया तो आप अपने आप इसे हल कर सकते हो। इसलिए मैं चित्र पर इतना फोकस दे रहा हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। यदि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा तो आप इसे हल कर पा सकते हो। देखिए मान लीजिए आप यहाँ से F21 का बल निकालते हो, तो यहाँ से ये दो आवेश है Q1 Q2, तो कूलाम के नियम से होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो Q2 पर जो दूरी है वो Q2 की दूरी कितनी है, R2 दूरी, इसको मान लीजिए आप R स्क्वायर मान लीजिए आप R स्क्वायर, क्यों, दोनों के बीच की दूरी तो R है। इसके अलावा इस पर कौन सा एकांक सदिश लग रहा है, R21 एकांक सदिश लग रहा है। आपको इसके साथ एकांक सदिश लिखना जरूरी है। एकांक सदिश लग रहा है तो आपको F21 बराबर Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब आप R स्क्वायर को F2 का F1 पर बल लग रहा है तो आप इसे प्रदर्शित करते हो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर अपॉन R21। इस प्रकार इसको एज इट इज लिख दिया। अब R2 का Q2 आवेश की बात कर रहे हैं तो Q2 आवेश के बीच की दूरी R2 हो गई, R2 माइनस R1 से घटा दोगे तो दूरी आ जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं F12 की, F1 का 2 पर बल लग रहा है तो हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, किस पर, किस दूरी पर लग रहा है, R12 कैप पर लग रहा है। R12 कैप पर लग गया। अब यहाँ से इसका जो मान होगा वो हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड मापांक R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, R1 माइनस R2 प्रदर्शित करें। क्यों, Q1 आवेश की R1, यहाँ से और इसकी R2, वहाँ R2 माइनस R1 और R12 वो एकांक सदिश। तो यहाँ से आपको क्या प्रदर्शित होता है, F21 और F12 से कुछ भी आपके अंतर नहीं आ रहा, ओनली माइनस का परिवर्तन आ रहा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है Q1 Q2। मान लीजिए आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये नीचे हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज। तो ये प्रदर्शित करता है कि F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। ये ओनली आपका ये ही सिद्ध होता है और आपको ये सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है कि F21 का F2 का F1 पर बल लग रहा है जो R स्क्वायर R2 माइनस पर, F1 का 2 पर बल लग रहा है। मान लीजिए आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो F21 के बराबर आ जाता है। तो ये आपको यानी F2 का F1 पर बल बराबर सिद्ध करना है, वो आपने हल कर दिया।
इसके अलावा आपने कूलाम के नियम की सदिश रूप सब समझ लिया है। अब यह आपका कूलाम का नियम यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत आप फिजिक्स में 3-4 पढ़ोगे। आप एक तो नंबर 3 चैप्टर विद्युत विभव और विभवांतर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर सबके अलग अलग रूप हैं। वो आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको क्या लिखना है। अध्यारोपण का, यदि आपको अध्यारोपण की परिभाषा याद हो गई तो आप इसको अपने आप बना सकते हो। ओनली आपको एक बार याद होनी चाहिए, इसके अलावा आप 3-4 परिभाषा इसके बना सकते हो। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण बल लगता है, यानी एक आवेश पर बल लगेगा, एक से अधिक बल लगाएंगे तो उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लिख दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण बल लगता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण बल लगता है तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी जो एफ नेट यानी एफ टोटल जो बल लगेगा वो किस पर, एक आवेश पर एक से अधिक आवेश बल लगाएंगे, उसके कारण जो टोटल बल लगेगा वो प्रत्येक आवेश का कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये एक आवेश है Q, यहाँ पर एक आवेश मान लिया आपने क्या, Q, इसके कारण बल लग रहा है एक तो Q1, यहाँ पर एक अलग आवेश है, एक से अधिक आवेश के कारण बल लगता है। ये एक बल लगा रहा है, देखिए यहाँ पर Q2 लगा रहा है, इसके अलावा एक लगा रहा है Q3। ऐसे करते करते कितने लगा रहे हैं, Qn बल लगा रहे हैं। किस आवेश पर, Q0 आवेश पर लगा देते हैं। तो इसके कारण कौन सा बल लगेगा, परिणामी बल। तो परिणामी बल Q1 आवेश के कारण मान लीजिए F1 बल लग रहा है, Q1 आवेश के कारण इस पर F1 बल लग रहा है, Q2 के कारण इस पर F2 बल लग रहा है, और इसके अलावा इस पर F3 बल लग रहा है मान लीजिए, और इसके अलावा यहाँ पर Fn बल भी लगेगा क्योंकि n के लिए Fn बल लगेगा। यानी किसी एक आवेश कौन सा है, Q0, इसके कारण अलग अलग आवेश Q3 तक बल लगा रहे हैं, Q1 तक, कहाँ तक लगा रहे हैं, Fn तक बल लगा रहे हैं। तो लगने वाले बलों के किसके बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। देख लीजिए, आप इसे डिनोट करते हो F नेट, यानी टोटल बल कितना लगेगा वो देखिए, F0 से F1 के मध्य लगेगा एक तो सदिश योग के बराबर, प्लस F02 तक लगेगा, प्लस F03 तक लगेगा, प्लस डॉट 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 प्लस F0n तक लगेगा।
इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों इसको अलग अलग लिखने की, तो कूलॉम के नियम से F बराबर होता है K Q1। Q1 कितना है, किस पर बल लग रहा है, Q नोट पर, तो आप उसे लिख दीजिए K Q नोट किस पर लग रहा है, Q1 के कारण, अपॉन R स्क्वायर। अब इसके कारण इसकी जो दूरी हो जाएगी उसको मान लीजिए, आपने क्या मान लिया, R1 मान लिया। R1 किस पर लग रही है, R नोट पर लग रही है, ये हो जाएगी R नोट 2, ये हो जाएगी R नोट 3, ये हो जाएगी R नोट n। यानी R नोट का R1 का Q1 का किस पर लग रहा है, Q नोट पर, तो R नोट 1 तक लग गया, R नोट 2, R नोट 3, तो आप इसे लिख दीजिए R नोट 1 का स्क्वायर प्लस K Q नोट Q2 का स्क्वायर अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर प्लस K Q नोट Q3 अपॉन R नोट n का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस K Q नोट Qn अपॉन R नोट n का स्क्वायर। यहाँ सॉरी 3 है, देखिए कैसे आया, क्योंकि Q1 का Q नोट पर लग रहा है, यानी तो R नोट से R1 के मध्य लग रहा है, R नोट 2 तक लग रहा है, तो ये आपने लिख दिया। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, K Q नोट कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा Q1 अपॉन R नोट 1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर, या आपके आ जाएगा। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों की उपस्थिति से क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। यानी कोई भी दो आवेश यदि आप आवेश से अधिक लगाओगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल आपका कुल बल लगेगा वो उसके सदिश योग के बराबर होगा, वो आपको हल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये हल कर दिया। इसके अलावा मैं यदि बात करूं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, या आपको 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आ सकता है। वो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास मान लीजिए एक प्रकार का क्वेश्चन है, मैं बोल के आपको बता रहा हूं, आप समझ जाना। देखिए, किसी ए भुजा के समबाहु त्रिभुज की, यानी एक भुजा ए भुजा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए और इसकी भुजा ए। क्वेश्चन देख लेना, एक बार बोल रहा हूँ आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना क्वेश्चन को। किसी ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर Q आवेश उपस्थित है, इसके प्रत्येक कोने पर Q आवेश उपस्थित है। इसके अलावा तो इसके किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर, किसी भी तीनों कोनों में से आप किसी भी में से आप एक कोने पर आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। मैं इसके अलावा आपको एक बार और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कॉर्नर पर यानी कोने पर Q आवेश उपस्थित है, तो इसके किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिणामी बल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे हल ज्ञात करेंगे, आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री, तो टोटल मिला के होते हैं 180, सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद क्या करना है, इसके कारण F2 और F3 बल है, या आपने इसको मान रखा है, तो यहाँ से आपके कारण किसी एक कोने पर, मान लीजिए आपने इसी कोने पर बल ज्ञात करना है, इस कोने पर बल ज्ञात करना है, वो किस किस के कारण बल लगेगा, वो इस कोने पर बल इसके लिए नहीं लगेगा। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु है और आप दोनों वस्तु को उससे क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, एक वस्तु को इधर धक्का दे रहे हो, मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हो, तो आपके कारण बल नहीं लगेगा। आप बल लगा रहे हो, दीवार पर लगाएगा, किसने लगाया, आपने लगाया, तो यहाँ से इस पर बल कौन कौन लगाएगा, F2 और F1 बल लगाएगा, यानी ये लगाएगा और ये लगाएगा, एक तो बल लगाएगा ये और एक लगाएगा ये। ठीक है, तो ये कौन लगाएगा, ये तो लगाएगा F1, ये कौन लगाएगा, F2, यहाँ से तो F2 लगा देगा, यहाँ से कौन लगा देगा, F1 लगा देगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाएगा बल, तो यहाँ से किस किस के मध्य लगेगा, ओनली Q, ये 1 के
1 और 2 बिंदु के मध्य लगेगा। तो क्या क्या लगेगा, के क्यू, और तीनों के मध्य आवेश भी क्या समान है, तो के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का आवेश समान है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके अलावा F1, इस पर किसका कारण बल लगेगा, इसका तो लग जाएगा इसके कारण और इसके कारण, इसका तो इसके कारण, इसका लगेगा जो इन दोनों के कारण, इसका लगेगा जो इन दोनों के कारण लग जाएगा, यानी वो भी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों के कारण क्या लग गया है दोस्तों, बल लग गया है। अब आपको क्या करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल ज्ञात करने का आपने एक सूत्र पढ़ा था कक्षा 11 में, वो सूत्र था F बराबर क्या होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए बोल दे तो वहां पर आपको यह फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट। तो यह फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि थीटा क्या है, थीटा तो इन दोनों के मध्य जिस पर बल लग रहा है उस पर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री बल लग रहा है इस पे, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए थीटा बराबर है 60 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आप इसको ऊपर 600 मत मान लेना, मैं डिग्री सही लिख देता हूँ, 600 डिग्री, 600 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, P आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को मान लीजिए। तो आप देखिए F बराबर हो जाएगा आपके पास, F बराबर हो जाएगा आपके पास, P का वैल्यू कितनी है, आप इन दोनों में से P की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस Q को आप क्या मान सकते हो, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2P कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, Q कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोस थीटा कितना है, 60 डिग्री है, वो आपने लिख दिया, यानी PQ कोस थीटा लिख दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब आप cos 60 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2। देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा है। इसके अलावा यह हो जाएगा, दोनों को आप गुणा करोगे तो यह हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आपस में गुणा हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए P का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो P की वैल्यू तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर आएगा, इसका भी होल स्क्वायर आएगा। तो आप इसका भी होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसका भी होल स्क्वायर लगा दीजिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देख लेना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके पास F बराबर रूट में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास समान आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों समान है तो समान समान क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। इसके बाद आपको बल याद करना, F नेट लिख सकते हो परिणामी को, F नेट या F परिणामी, F नेट, ठीक है, मैं यहां पर लिख दिया हूं F नेट, F नेट। तो √3 यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाद आ जाएगा, रूट वो 3 अंदर रूट में है तो 3 का बाहर निकालोगे तो हो जाएगा √3, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे आया, रूट में से यहाँ से वर्गमूल में से स्क्वायर हटाओगे
वर्गमूल हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, √3 KQ²/R² आपका वैल्यू आ जाएगा, जो आपका क्या है एफ नेट है। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट लगा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा इंपॉर्टेंट। यदि बड़ा क्वेश्चन स्थिर वैद्युतिकी में से आता है तो मैं ओनली आपको 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से ही आएगा। तो P बराबर परिणामी KQ², क्योंकि यहाँ पर इस बिंदु पर जो लग रहा है F2 का वो इन दोनों तक लग रहा है, और जो इन F1 पर लगता है वो इन दोनों के मध्य लगता है। ठीक है, आपने कर दिया, ये दोनों वैल्यू है, इसने आपने लिख दिया है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जो वर्ष 2020 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, देख लीजिए। वो तो अब दोबारा यह नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लेकिन वर्ष 2020 में ही आया हुआ है तो संभावना कम रहती है, 20% संभावना रहती है भाई। लेकिन आपको तो परसेंटेज में ग्रो करना है, परसेंटेज अच्छी लानी है, फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाने हैं, तो आपको तो एक एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। आप ताराचंद अकेडमी जो आपको यहाँ पर हल कराया जाता है वो कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कॉपी किताब को आपको उठाने की जरूरत नहीं, बस आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है, वो है एक वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार आवेश उपस्थित है। एक वर्ग के कोनों पर चारों ओर चित्रानुसार आवेश उपस्थित है। यहां लगा लीजिए वर्ष 2020 इसमें पूछा गया। ये क्वेश्चन एजटीज भी पूछा गया है या पर क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, ओनली या तो अंतर थोड़ा बहुत होगा लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन। देख लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इस पर क्या उपस्थित है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। एक वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार 4 आवेश उपस्थित है, यानी आपको क्वेश्चन में ही चित्र दे रखा है। आपको यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आपको चित्र बनाना है। क्यों आवेश उपस्थित है, मैं यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ, हल नीचे है, हल नीचे करेंगे अपन भी, ठीक है। एक वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार 4 आवेश उपस्थित है, तो किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। आपको पूरे कोनों पर ज्ञात नहीं कराएगा, पूरे कोनों पर ज्ञात कराएगा तो आप उनको ऐड कर देना, बाकी कराएगा नहीं, क्योंकि एक कोनों पर कराएगा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और इतना आपको टाइम नहीं मिलता। क्वेश्चन हिसाब से कराया जाता है, ज़्यादा काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। तो किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो चारों कोनों पर आवेश उपस्थित हैं, क्योंकि वो आवेश है। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो भुजाएं भी आपको दे रखा है, ए भुजाएं दे रखा है तो वो ए भुजाएं हो जाएगी। तो किसी एक कोने पर मान लीजिए आप इसी कोने के लिए क्या ज्ञात करते हो दोस्तों, आवेश ज्ञात करते हो। इस कोने पर आपको आवेश ज्ञात करना है, तो इस कोने पर आपको पहले पता होना चाहिए कि किस किस के कारण बल लगेगा। इस कोने पर एक तो इसके कारण बल लगेगा, एक इसके कारण बल लगेगा और एक इसके कारण। क्यों, ये विकर्ण है तो विकर्ण भी आपके पास तिरछा बल लगा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बल लगा देगा विकर्ण भी। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर ए है तो एक तो ये बल लगाएगा, एक ये लगाएगा। अब आपके पास पहले तो इसकी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए आप इस त्रिभुज में देखिए, ओनली इस त्रिभुज में देखिए, इसमें देखिए, इसमें देख लिया आपने। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको ज्ञात करना है, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लंब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार दोनों, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2a, √2a हो जाएगा। तो अब आपको ये वैल्यू रख देनी है कर्ण की, √2a रख देनी है। इसकी क्या आई, √2a। आपको क्वेश्चन ओनली यहाँ तक ही दे रखा है, बाकी आपको आगे तो आपको ही हल करना है। ये भुजाएं दे रखा है, अब आपको तो यहाँ से तो हल आपको ही करना है। तो देखिए अब इसके कारण एक तो बल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक ऊपर लग रहा है। तो देखिए इसके कारण मान लीजिए आप इसको F2 मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। मान लीजिए आप इसको 1 मानते हो, इसको आप 2 मानते हो, इसको आप 3 मानते हो और इसको आप 4 मानते हो। इसने आपने 4 बल मान लिए हैं इसके कारण। तो पहला तो है इसके कारण बल लगेगा,
इसके कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा दो आवेशों के मध्य के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी ए है तो ए स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके कारण जो बल लगेगा वो भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन झंझट तो आपका यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका F2 पर बल लग रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये बल लग रहा है, ये हो जाएगा आपका F3 पर बल लग रहा है, उसके कारण बल लग रहा है यानी F4 पर लग रहा है। F4 के कारण लग रहा है, ये F1 के कारण लग रहा है, ये F3 के कारण लग रहा है। ठीक है, F1 F3 और F4। F4 के कारण कौन सा बल लग रहा है देखिए, तो उसके कारण दोनों आवेश समान है तो पहले आवेश समान है। अब दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है √2a, √2a का यदि आप स्क्वायर करते हो √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। अब आपके पास परिणामी का केवल सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो ही ऐड करना है। आपके पास ओनली फॉर्मूला दो ही होते हैं, अब आपको दो फॉर्मूले पर आधारित करना है। तो अब आपको यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना है। देखिए F1 व F2 का परिणामी बल ज्ञात करते हैं, का परिणामी आपके पास F3 है का परिणामी बल ज्ञात करते हैं। वो देखिए कैसे ज्ञात करते हो। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि F4 का क्यों नहीं करें। F4 तो आपका अलग मैटर हो गया विकर्ण का, वो विकर्ण का आपको अलग मैटर लिखना है। विकर्ण की आपकी डिस्टेंस भी अलग आई है क्योंकि इनके बीच की त्रिभुज के बीच की आई है, जबकि आपको ये किस में लग रहा है, ओनली वर्ग में लग रहा है, ये आपको त्रिभुज के काट के लिखना पड़ा है, तो आपको इसका परिणाम ज्ञात करना पड़ेगा। तो F बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, यानी F बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका p कितना है, p यहाँ से ले लीजिए kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दीजिए, होल स्क्वायर इसका भी लिख दिया, प्लस 2p कितना है अपॉन ए स्क्वायर कोस। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ कोस कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पर कोस 90 डिग्री आएगा। अब कोस 90 डिग्री कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये दो बल हो रहे हैं जो आपस में क्या लग रहे हैं दोस्तों। देखिए F1 और F3 क्या लग रहे हैं, आपस में लंबवत लग रहे हैं, यानी ये बल है जो आपस में लंबवत, और लंबवत लगता है तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये पूरा ही मैटर क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद यदि मैं देखिए इधर बात करता हूँ F नेट बराबर हो जाएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो F नेट हो जाएगा आपके पास 2 का, यदि आप रूट यानी वर्गमूल हटाते हो तो √2 हो जाएगा। kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का हटाते हो तो स्क्वायर हट जाएगा और हो जाएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, यह आपने लिख दिया। F नेट बराबर हो गया √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये तो आपका ओनली अभी तक ये ही आया है। अब आपका F4 भी ज्ञात करना है, तो अब आपको F4 ज्ञात करना है, तो अब आप क्या करोगे। देखिए आपको ज्ञात करना है यानी आपको F टोटल लाना है, यहाँ से F टोटल यानी F कुल, वो हो जाएगा F नेट प्लस F4 हो जाएगा। तो अब आप F टोटल कर दीजिए। F टोटल कितना होता है दोस्तों, आपके पास होता है √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस F4 कितना है kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। देखिए ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो क्योंकि आपका ये लंबवत है, ये विकर्ण के कारण लग रहा है, तो आपको इसको F टोटल में निकालना है। तो दोस्तों आपको इसको F टोटल में निकालना है, तो आपको इसमें F टोटल में निकाल दिया
और इन दोनों के मध्य लंबवत लग रहा है, कोस 90 हो गया, 0 हो गया, या आपका अब नेट आ गया। तो दोस्तों हम इस पर आधारित आगे और 2-4 क्वेश्चन हल करेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों हम, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।